क्योंकि हम लोगों में कोई वकील है, कोई इंजीनियर। हम यदि कविता पढ़ें भी तो आधी रात को दरवाज़ा बंद करके पढ़ना उचित है। पर आपको तो कविता के साथ बड़ा मेल है। जिस विधाता ने स्त्रियों की सृष्टि की है वो स्वयं कवि है। जयदेव ने इन्हीं के चरणों में बैठकर ये निपुणता प्राप्त की है और गीत गोविंद की रचना की है। मक्खी रानी ने कुछ उत्तर न दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो हंसकर जाने के लिए तैयार थी कि मैंने कहा, नहीं, ये न होगा। आप बैठिए और बैठकर पढ़िए। मैं एक पुस्तक यहाँ भूल गया था, उसी को लेकर भाग रहा हूँ। मैंने मेज पर से पुस्तक उठा ली और मक्खी से कहा, अच्छा हुआ ये पुस्तक आपके हाथ में नहीं पड़ी, नहीं तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाती। मक्खी ने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये कविता की पुस्तक नहीं है। इसमें जो कुछ है वो मनुष्य की मोटी बात है और मोटे ढंग से लिखी हुई है। किसी प्रकार की चतुराई नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस पुस्तक को निखिल पढ़े। धीरे धीरे भवें चढ़ाकर मक्खी ने कहा, क्यों? इसलिए कि वो पुरुष है और हमारे ही दल में शामिल है। वो इस स्थूल जगत को धुंधला करके देखना चाहता है, इसीलिए मेरा उससे झगड़ा रहता है। और इसी कारण जैसा कि आप भी देखती हैं कि वो हमारे स्वदेश व्यापार को लॉन्गफेलो की कविता समझ बैठा है। उसका मतलब है कि किसी बात से छंद का माधुर्य न जाने पाए। हम लोग गद्दे की गदा लिए फिरते हैं और सब छंदों को चूर चूर करने की चिंता में हैं। मक्खी ने कहा, स्वदेशी के विषय में आपकी पुस्तक में क्या है? मैंने कहा, आप पढ़कर मालूम कर लेंगी। एक स्वदेशी क्या, हर विषय में निखिल कल्पित बातों के सहारे चलना चाहता है। इसी कारण मनुष्य की जितनी स्वाभाविक बातें हैं उनसे सदा उसकी खटपट रहती है। वो ये बात किसी तरह नहीं समझता कि तर्क वितर्क छिड़ने से पहले हमारा स्वभाव तैयार हो चुका है। इस शब्द आडंबर का अंत होने पर भी वो इसी प्रकार बना रहेगा। मक्खी रानी कुछ देर तक चुप रही, फिर गंभीर स्वभाव से बोली, अपने स्वभाव का दमन करके कुछ ऊंचा उठना हमारा स्वभाव नहीं है क्या? मैं मन ही मन हंसा। ये तो कोई और ही बोल रहा है, ये तुम्हारी बोली नहीं है। निखिलेश के पास से सीख कर आई हो। तुम प्रकृति की संपूर्ण स्वस्थ जीव हो, स्वभाव के आवेग से बेचैन हो रही हो। जब से स्वभाव का आह्वान सुना है तुम्हारे रक्त मांस में सनसनी पैदा हो गई है। इतने दिनों तक जो इन लोगों ने तुम्हें मंत्र दिया है वही माया मंत्र जाल क्या तुम्हें अब नहीं रोक सकेगा? मैंने जोर से कहा, पृथ्वी पर दुर्बल लोगों की संख्या अधिक है। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए इसी प्रकार के मंत्र रात दिन जप जप करके सबल लोगों के कान भी खराब कर दिए हैं। स्वभाव से जो लोग कातर हैं वही दूसरों के स्वभाव को भी कातर बनाने की चिंता में लगी रहते हैं। मक्खी ने कहा, हम स्त्रियां भी तो दुर्बल हैं, हमें भी दुर्बल के षड्यंत्र में शामिल हो जाना चाहिए। मैंने हंसकर कहा, आप दुर्बल कैसे हैं? पुरुषों ने स्त्रियों को अबला बताकर जबरदस्ती दुर्बल बना दिया है। आप सबल हैं। पुरुषों का शोरगुल सब बाहर का है, भीतर से उनका मन बंधा पड़ा है। आज तक उन्होंने सदा अपने हाथ से शास्त्र गढ़कर अपने आप को जकड़ा है। उन्होंने ही अपनी फूंक और आग से स्त्री जाति को गलाकर अपने लिए सोने की बेड़ियां तैयार की है। अपना तैयार किया हुआ फंदा ही मनुष्य का सबसे बड़ा इष्ट देव होता है। परंतु स्त्रियों की बात और है। उन्होंने देह देकर, मन देकर, रक्त मांस के वास्तव की चाहना की है, वास्तव को जन्म दिया है, वास्तव को पाला है। मक्खी पढ़ी लिखी लड़की थी, बहस में हार मानने वाली नहीं थी। कहने लगी, यदि ये बात सच होती तो पुरुष क्या फिर भी स्त्री को पसंद करते? मैंने कहा, स्त्रियां इस बात को समझती हैं। वे जानती हैं कि पुरुषों को चालबाजी पसंद है, इसलिए पुरुषों की बातें सीखकर उन्हीं को भूल में डालने की कोशिश करती हैं। वे जानती हैं कि शराबी पुरुष जाति की रुचि खाद्य पदार्थ की अपेक्षा शराब की ओर अधिक है, इसलिए वे नए नए ढोंग, नई नई तरकीबें करके अपने आप को शराब के रूप में उपस्थित करना चाहती हैं। स्त्रियों को मोह की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों के वास्ते ही वे मोहनी बन गई हैं। मक्खी ने कहा, फिर आप यह मोह क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैं स्वाधीनता चाहता हूँ, देश को भी स्वाधीन करना चाहता हूँ और मानवीय संबंधों को भी। मेरा विचार था कि जो आदमी स्वप्न में हो उसे एकदम जगा देना ठीक नहीं, पर मेरा स्वभाव ऐसा तेज़ है कि मेरे लिए धीरे धीरे चलना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि जो बातें मैंने उस दिन कही थीं उनका स्वर बहुत साहसिक था। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की बातों का प्रथम आघात कुछ दुखद होता है, पर सदा स्त्रियों के साहस की जय होती है, क्योंकि पुरुष तो धुएं को पसंद करते हैं, पर स्त्रियों को सदा प्रत्यक्ष वस्तु अच्छी लगती है। ठीक जिस समय हमारी बातें ज़रा गर्म हो चली थी, निखिल के बचपन के मास्टर चंद्रनाथ बाबू आते दिखाई दिए।
साधारणतया देखा जाए तो पृथ्वी अच्छी खासी जगह है, पर इन मास्टर महाशयों के उत्पात के कारण यहाँ से भाग जाने को जी चाहता है। निखिल श्रेणी के मनुष्य इस संसार को मरते दम तक स्कूल बनाए रखना चाहते हैं। बड़े हुए तो भी स्कूल पीछे पीछे चला, संसार में प्रवेश किया, वहाँ भी स्कूल आ घुसा। उचित तो यह है कि मरते समय भी स्कूल मास्टर को अपने साथ साथ घसीट घसीट कर ले जाए। उस दिन हमारी बातचीत के बीच में वही मूर्तिमान स्कूल आ पहुंचा। हम सभी के मन का ज़रा ज़रा विद्यार्थीपन बना रहता है। यहाँ तक कि उस समय मैं भी ज़रा चौंक पड़ा और मक्खी तो एकदम क्लास की सबसे अच्छी लड़की बनकर गंभीर भाव से बैठ गई, मानो परीक्षा देने के लिए तैयार बैठी हो। कुछ मनुष्य रेल के पॉइंटमैन के समान एक स्थान पर बैठे बैठे अपने विचार की गाड़ी को अकस्मात एक लाइन से दूसरी लाइन पर बदल देते हैं। चंद्रनाथ बाबू कमरे में घुसते ही संकुचित होकर लौट जाना चाहते थे। क्षमा कीजिएगा पर उनकी बात समाप्त होने से पहले ही मक्खी ने उनके पांव छूकर प्रणाम किया और कहने लगी, मास्टर साहब आइए बैठिए। मानो डुबान जल में गिर पड़ी थी और मास्टर महाशय के आश्रय की ज़रूरत थी, डरपोक कहीं की। चंद्रनाथ बाबू स्वदेशी की बात छेड़ बैठे। मेरी इच्छा थी कि उन्हीं को कहने दूं और कुछ उत्तर न दूं। बूढ़े आदमी की बातें केवल सुनता जाए और स्वयं कुछ न बोले। इससे वो समझ बैठता है कि संसार की कल मैं ही चला रहा हूँ। बेचारे को खबर नहीं होती कि संसार का काम केवल जीभ से नहीं चलता। पहले तो मैं ज़रा चुप रहा, पर संदीप चंद्र पर धीरज का अभियोग उनके शत्रु भी नहीं लगा सकते। चंद्र बाबू ने जब कहा, देखिए बिना बीज के बोए हम फसल काटने की आशा करने लगे तो उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, हमें तो फसल नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं माँ फलेशु कदाचन। चंद्रनाथ बाबू को बड़ा अचंभा हुआ। वे बोले, तब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, हम चाहते हैं कांटे, जिनके बोने में कुछ भी खर्च नहीं होता। मास्टर महाशय ने उत्तर दिया, पर कांटे तो केवल औरों को ही नहीं रोकते, वे अपने रास्ते में भी जंजाल हो जाते हैं। मैंने कहा, ये तो स्कूल में पढ़ने की बातें हैं, हमें तो खड़िया हाथ में लेकर केवल बोर्ड पर लिखना नहीं है। हमारी छाती जिस बात से जली जा रही है, हमारे लिए आज वही बात महत्वपूर्ण है। इस समय हम औरों के तलवों का ध्यान रखकर ही मार्ग में कांटे बिछाएंगे। जब अपने पाँव में चुभेंगे तो धीरे धीरे कोई उपाय सोच लेंगे। जब मरने के दिन आएंगे तभी ठंड पड़ने का समय होगा।